अच्छा जी, आज तक देखिए हमने बात तो बहुत ज़्यादा की है कि वर्डप्रेस में जाके चीज़ें आसान हो जाएंगी, वर्डप्रेस ऐसे है, वर्डप्रेस का यानी कि आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है। बट हमें आज तक ये चीज़ पता ही नहीं होती थी कि ये जो वर्डप्रेस है ना, ये आखिर है क्या चीज़। क्या होता था, हमें पता ही नहीं होता था कि ये जो वर्डप्रेस है ये है क्या चीज़। तो आज हमने ये जानना है कि हमने अपना इंट्रो यानी कि वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन लेना है कि जी क्या चीज़ होती है और किस तरह से हमारे पास जो है ना वो वर्क करती है। बट हमारे पास वर्डप्रेस को जानने से पहले एक और टर्म होती है CMS। वर्डप्रेस को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो CMS होता है ना ये क्या होता है। क्योंकि अगर तो आपको CMS का नहीं पता होगा ना तो आप वर्डप्रेस को कभी भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ होती है। CMS हमारे पास क्या होता है, CMS की फुल फॉर्म होती है जी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास CMS की टर्म है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका नाम पढ़ने से हमें ऐसा समझ में आता है कि कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा टूल होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो क्या करता है, जो कंटेंट को मैनेज करता है। बट हमें नहीं पता कंटेंट कौन सा है और मैनेज किस तरह से करना है। बट हमें सिर्फ इतना पता लग गया कि कोई ऐसा सिस्टम है जो कि कंटेंट की मैनेजमेंट करवाता है। ठीक है, अब क्या होता है जी, अब मैं इसकी डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफन एब्रीविएटेड एज CMS is software that helps users create, manage, and modify content on a website without the need for specialized technical knowledge। अब मुझे क्या पता लग गया कि कंटेंट कौन सा है, एक वेबसाइट का कंटेंट है। कौन सा कंटेंट है, एक वेबसाइट का। कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा टूल है जो कि क्या कर रहा है, वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने की इजाज़त दे रहा है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने की इजाज़त देता है विदाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज के अलावा कि आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज से मुराद क्या है, कोड। क्योंकि कोड एक टेक्निकल नॉलेज है, एक टेक्निकल स्किल है। ठीक है, हमारे पास क्या समझ आई कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें वेबसाइट को क्रिएट करने की, मैनेज करने की, मॉडिफाई करने की इजाज़त देता है। किसकी मदद से, विदाउट टेक्निकल नॉलेज की मदद से। यानी कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती, टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं भी है, तब भी आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से है कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास क्या होता था कि अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो हमें टेक्निकल स्किल जो है वो रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर आपको कोड करना आता है तभी आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बट जिस तरह से टाइम गुजरता गया हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास CMS आ गया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो तब भी आप वेबसाइट को क्रिएट भी कर सकोगे, मैनेज भी कर सकोगे और मॉडिफाई भी करवा सकोगे। ठीक है, अच्छा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन सिंपलर लैंग्वेज, अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टूल that helps you build a website without needing to write all the code from scratch or even know how to code at all। हमने क्या कह दिया कि आम अल्फाज में अगर बात करें तो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है जो कि एक टूल है, एक औजार है, एक आप ऐसे कर लें एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है हमारे पास, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट्स को बिल्ड कर रहे हैं, वेबसाइट्स को बना रहे हैं विदाउट नीडिंग टू राइट ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से मुराद होता है कि ज़ीरो से लिखना।
यानी कि आपको कोड जीरो से लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इवन आपको कोड का अगर पता भी नहीं है ना, तो तब भी आप वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है। देखिए अब आपके पास क्या आ जाता है, ऐसे ही समझ लें कि हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम आसान करने के लिए डेली नए नए टूल इन्वेंट हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, डेली नए नए टूल्स जो हैं वो इन्वेंट हो रहे हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, रोज़मर्रा के कामों को आसान करने के लिए। ठीक है, इसी तरह वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे टूल मौजूद है जो कि CMS कहलाते हैं। अब CMS क्या है, उस जेनेरिक टर्म का नाम है। ठीक है, जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन क्या है, मोबाइल फ़ोन के फ़ीचर क्या क्या हैं, कि हमें कॉल करवाता है, हमें चीज़ों को मैनेज करने में मदद करता है। ठीक है, हमें लोगों से कनेक्ट करवाता है, ये क्या है, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये क्या है, उसकी जेनेरिक टर्म आ जाती है। जी अनम शाहीन, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे ये पूछना था कि ये मैं राइट कर लूँ साथ साथ, या आप ये स्लाइड हमें शेयर कर देंगे जी व्हाट्सएप मैं पे? शेयर कर दूंगा, अगर आप वैसे अपने पास नोट्स पे रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, वैसे मैं शेयर सर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, अच्छा। अब ये हमें पता लग गया कि जी CMS कोई ऐसा सा औजार है, कोई ऐसा सा टूल है जहाँ पे हम जाएंगे, हमें कोड भी लिखना नहीं पड़ेगा, हम चीज़ों को क्लिक्स की मदद से क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो हमने कोड की मदद से हमें अगर चीज़ें बनानी होती थी तो हमें कोड लिखना पड़ता था, इमेज का टैग लगाते थे हम, टेबल का टैग लगाते थे, पैराग्राफ बनाना होता था तो पैराग्राफ का टैग लगाते थे। बट अब आप कह रहे हैं कि हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा, तो फिर कैसे होंगी चीज़ें? फिर ऐसी होंगी कि हमने सिर्फ एक टूल को ओपन कर लेना है, क्या कर लेना है, हमने एक सॉफ्टवेयर को खोल लेना है अपने पास, उस सॉफ्टवेयर की मदद से हमने क्लिक करते जाना है और हमारी जो वेबसाइट होगी वो तैयार होती जाएगी। हमने चीज़ों को सिलेक्ट करते जाना है, बताते जाना है, हाँ ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे लगा दो, ये चीज़ यहाँ पे, और हमारी क्या हो जाएगी, हमारी वेबसाइट जो है वो साथ साथ तैयार होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि CMS क्या चीज़ होती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या लोग इसे इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं। ठीक है, क्या लोग कोडिंग से वेबसाइट बनाने को प्रेफर करते हैं या CMS की मदद से? देखिए, अगर मैं आपको एक नटशेल में बताऊं कि इसका सारे के सारा अगर कंक्लूजन की बात किया जाए, तो जो इनकी पेरेंट है ना, वो क्या है, वो कोडिंग ही है। उस कोडिंग का ही एक हमारे पास शाहकार ऐसे कह लें, एक अमली नमूना कह लें, कि किसी ने इतना कोड अच्छे से किया कि उसने उसी कोड की मदद से एक सॉफ्टवेयर बना दिया ताकि बाकी दुनिया के लोगों को कोड ना लिखना पड़े। क्या हो गया, उसी कोडिंग की मदद से किसी ने इतना एडवांस चीज़ों को ले गया, इतना ज़्यादा उसने चीज़ें लिख दी कि जो आने वाले लोग हैं, जो यूज़र है, जो उसके इस्तेमाल करने वाले हैं सॉफ्टवेयर को, उन्हें कोड ना लिखना पड़े। देखिए अब फोटोशॉप है या विजुअल स्टूडियो कोड है या कोई भी ऐसा टूल हम कह लेते हैं, उसके अंदर भी कोडिंग इन्वॉल्व है। ये जो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं ना, बैकएंड पे चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कोडिंग हुई हुई है इसके पीछे भी। बट जो इसका यूज़र है, यानी कि मैं, क्या मुझे कोड लिखना पड़ता है व्हाट्सएप के ऊपर आके चीज़ों को चलाने के लिए? नो सर। हमें नहीं लिखना पड़ता। यानी कि आप कह सकते हो जैसे एक व्हाट्सएप कोडिंग का आप कह सकते हो कि एक बहुत ही ऐसे समझ लें कि कोई शाहकार है, कि किसी ने, आप ये कोई हद मैटर कर सकते हो, यानी कि आप ये सोच सकते हो कि कोडिंग की कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि किसी ने उसकी मदद से एक ऐसा टूल बना दिया जिसकी मदद से हम मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह आप ये सोच सकते हो कि कोडिंग की कितनी ज़्यादा बाउंड्री वसी है, कितना ज़्यादा फ्रीडम है इसके पास, कि किसी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ही बना दिया जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो, बट आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यानी कि उसकी पेरेंट तो हमेशा कोड ही रहेगी, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप उस टूल के यूज़र हो। अभी भी लोगों के पास चॉइस है कि वो कोडिंग से वेबसाइट बनवाएं या सीएमएस से। होती सीएमएस में भी कोडिंग है, पर हमने लिखना नहीं होता कोड। अभी भी लोगों के पास चॉइस है। फिर कोडिंग के अंदर भी चॉइसेस आ जाती हैं कि वो किसकी मदद से बनवाना चाहते हैं, और सीएमएस की अंदर भी चॉइसेस आ जाती हैं। तो जो सीएमएस है, सीएमएस के अंडर हमारे पास जो एक कंपनी है, जो एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम वर्डप्रेस है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे क्लियरली लिख दूं, तो सीएमएस में एक कंपनी, एक सॉफ्टवेयर जो है वो वर्डप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह के बाकी सीएमएस भी मार्केट में मौजूद है, पर जो मोस्ट पॉपुलर इस्तेमाल होने वाला है वो क्या है? वर्डप्रेस। जैसे मैं आपको ये बता रहा था अभी तक, जैसे हम कहते हैं कि शूज़ की एग्जांपल ले लेते हैं कि शूज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें चलने में कंफर्टेबल रखता है, हमें बाहरी चीज़ों से हार्म होने से हमारे पाँव को सेव रखता है। ठीक है, हमें एक अच्छी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, वगैरह वगैरह। शूज़ की मैं आपको सारी तारीफ़ें कर रहा था। क्या शूज़ की तारीफ़ करने से मैं बाटा की तारीफ़ कर रहा हूँ, या सिर्फ शूज़ की बात होगी? नहीं सर, ठीक है, नो सर, सिर्फ उसकी बात हो रही है। जनरल बात मैं हो रही है। शूज़ की बात कर। ठीक है, इसी तरह सीएमएस एक जनरल टर्म है, जैसे कि जूता। अब जूता किसी भी कंपनी का हो सकता है, चाहे बाटा का है, चाहे सर्विसेज का है, चाहे आपके पास आउटफिटर्स का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का हो सकता है, बट वो रहेगा जूता ही। इसी तरह मैं बात कर रहा था सीएमएस की, ऐसे सारे सिस्टम्स, उस सिस्टम में से एक कंपनी का नाम क्या है? वर्डप्रेस, जो कि अपना ऐसा सा टूल हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम क्या करवा सकते हैं? हम वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरह कोई और कंपनी भी होगी, जैसे कि मैं कह देता हूँ एक और फेमस कंपनी है शॉपिफाई। अब शॉपिफाई एक अलग कंपनी है, उन्होंने एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो? वेबसाइट बना सकते हो। इसी तरह आपने नाम सुना होगा विक्स। विक्स एक अलग सीएमएस है, उसकी मदद से भी आप क्या करवा सकते हो? जैसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मैं कह देता हूँ विक्स। विक्स भी एक सीएमएस है, उसकी मदद से भी वेबसाइट बना सकते हो। सब ने क्या किया, जैसे बाटा एक चीज़ होती है ना, जैसे आपके पास गाड़ी है, मैं कहता हूँ गाड़ी चलती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाती है। उससे मुराद ये नहीं है कि मैं किसी टोयोटा की तारीफ़ कर रहा हूँ या होंडा की तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं। गाड़ी बनाने वाली कंपनी आ जाएंगी, होंडा आ जाएगी, टोयोटा आ जाएगी, किया आ जाएगी, सुजुकी आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह सीएमएस की बात कर रहा था, तो जो कंपनीज है, जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि चल रहे हैं, जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, वो है वर्डप्रेस। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि होंडा ज़्यादा पॉपुलर है या टोयोटा ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बाकी चीज़ें का बाकी कंपनी भी वही काम कर रही हैं, बट उनमें से फेमस सबसे ज़्यादा कौन सी है? वर्डप्रेस, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मोस्ट पॉपुलर सीएमएस है। और इस टूल की मदद से, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमने वेबसाइट को बनाना सीखना है कि इस सॉफ्टवेयर से वेबसाइट कैसे बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब थोड़े से इसके फैक्ट्स की बात करूं अगर, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वेबसाइट और वेब यूजिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पूरी वेबसाइट्स का 50% हिस्सा जो है वो सीएमएस को यूज़ कर रहा है। वो सीएमएस कोई भी हो सकता है, वर्डप्रेस भी हो सकता है, शॉपिफाई भी हो सकता है, विक्स भी हो सकता है, और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है।
CMS को यूज़ करते करते पूरी वेब का 50% हिस्सा लोग CMS की मदद से काम करते हैं, CMS की मदद से वेबसाइट बनवाते हैं। यानी कि मैं इसकी इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकता कि कोई इसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई इसे इस्तेमाल करता ही नहीं है या ये यूज़ होता ही नहीं है, मैं तो वैसे ही सीख रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इवन अगर पूरी दुनिया में 100 वेबसाइट्स हैं तो 50 वेबसाइट्स CMS की मदद से बनी हुई हैं। और क्या है, वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर CMS। वर्डप्रेस जो है एक मोस्ट पॉपुलर CMS है हमारे पास, ठीक है। क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर CMS है हमारे पास वर्डप्रेस। अब यहाँ पे मैंने एक स्टैट ऐड किया है कि मार्केट शेयर ट्रेंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के नाम हैं, ठीक है। मैंने ये ऐड किया है कि 2019 से लेके 2020 तक के स्टैट हैं कि ये चीज़ें कितना ज़्यादा फैल रही हैं, यानी कि इनके इस्तेमाल में क्या कमी आई है या ज़्यादा हुए हैं या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूं, वर्डप्रेस 2019 अक्टूबर में 61% लोग जो हैं, 61.4% लोग वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे थे। अब ये क्या है, ये CMS के अंदर से ओवरऑल परसेंटेज जो है वो निकाली गई है कि 60, अगर 100 बंदा CMS यूज़ कर रहा है, उनमें से 61 लोग जो हैं वो हमारे पास वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मिसाल कर लेता हूँ कि 100 वेबसाइट्स हैं तो 61 वेबसाइट्स इसमें बनी हुई हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि 25 वेबसाइट्स इसमें बनी हुई हैं शॉपिफाई में। अच्छा जी, कितना हो गया हमारे पास, 86, और 14 वेबसाइट्स इसमें बनी हुई। मतलब कि अगर CMS की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिर कौन सा हुआ हमारे पास, वर्डप्रेस। अब हम इन रीजंस की भी बात करेंगे कि आखिर ये पॉपुलर इतना क्यों है और बाकी पॉपुलर क्यों नहीं हुए, या बाकी भी हमारे पास इस्तेमाल तो वो भी हो रहे हैं बट इसे इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों मिली, उसकी भी कुछ वजूहात, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखें, 2019 के अक्टूबर में 61% लोग थे, 61.4, फिर 5, फिर 8, फिर 62 हो गया वो नंबर। यानी कि हमारे पास जो ग्राफ है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। देखिए 62 हो गया, फिर 62, फिर 2020 में 63, फिर 63.3, फिर 63.4 और 63.6। यानी कि एक साल के अंदर इसकी ग्रोथ, ऐसा समझ लें 2 to 3% इसकी ग्रोथ है एक साल के अंदर। मतलब कि इसका जो ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये वर्डप्रेस का मार्केट शेयर है भाई, मार्केट में कितने लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसका मार्केट शेयर मुझे ऐसा मिलेगा। और अब तो 2021 हो गया जो कि इसका ग्राफ स्टिल ग्रोइंग है। मतलब कि वर्डप्रेस को लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तभी तो लोग उस पर काम करवाना पसंद करते हैं। इसी तरह मैंने बात की थी शॉपिफाई, ये एक और CMS है। देखें कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है, 3, 3.1, 3.2। बट ऑब्वियस ही बात है वर्डप्रेस जितना शेयर उसका नहीं है, बट वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जुमला है, देखिए जुमला 4.9, 4.8, ये इसकी ग्रोथ में कमी हुई है, लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा है। और हो सकता है कोई बंदा जुमला को छोड़ के वर्डप्रेस पे आ गया हो, शॉपिफाई पे चला गया हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह विक्स है, देखें इसका मार्केट शेयर भी थोड़ा है, बट अगेन अब ये जो 2% आपको नज़र आ रहा है, इससे मुराद ये नहीं है कि 2-4 लोग होंगे, नहीं, ये 2% भी बहुत बड़ा शेयर है अभी भी। या ये जो 3% शेयर है ये भी अच्छा खासा शेयर है। ये नहीं समझ लेना कि अगर कोई CMS थोड़ा शेयर रख रहा है तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, लोग इस्तेमाल ही नहीं करते।
अभी मैं आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म दिखाऊं तो लोग विक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अगर आपको एक CMS यूज करना आ जाता है ना, जैसे वर्डप्रेस आपको यूज करना आ गया, तो आपको शॉपिफाई भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना आ जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे आपको फोटोशॉप यूज करना आ जाए तो आपको इलिस्ट्रेटर भी यूज करना आ जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं फोटोशॉप अगर आप चला लेते हैं अच्छे से तो इलिस्ट्रेटर भी उससे मिलता जुलता है, कुछ चीज़ें चेंज हैं, बट आप उसकी भी टूल्स को ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हो। वहाँ पे भी सिलेक्ट टूल मिल जाएगा, वहाँ पे भी ब्रशेस मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको वर्डप्रेस इस्तेमाल करना आ जाता है तो शॉपिफाई भी आप यूज़ कर सकोगे किसी हद तक, विक्स भी। ठीक है, इसी तरह और भी काफ़ी हैं, ड्रूपल है, स्क्वायरस्पेस है, बिट्रिक्स है, ब्लॉगर है, मैजेंटो है, ओपन कार्ड, प्रेस्टाशॉप, वीबली, टाइपो 3 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हमारे पास और इवन यहाँ तक ये लिस्ट ख़त्म नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत CMS होंगे, बट मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बट इतना मुझे ज़रूर पता है कि और भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगे। जैसे अब जूते हैं ना, तो आपको जूते की सब कंपनीज के बारे में नहीं पता, हो सकता है कोई लोकली कोई छोटी सी कंपनी जूते बना रही हो, हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं है। बट हमें उन्हीं कंपनीज का पता है जो कि फेमस है जूते बनाने में। इसी तरह उन सॉफ्टवेयर्स का पता है जो कि फेमस है किसके अंदर, CMS के अंदर, और जिनका मार्केट शेयर भी क्या है, अच्छा है। मतलब कि मुझे एक बात तो यहाँ से समझ आती है कि अगर मैं वर्डप्रेस सीख लेता हूँ तो जितना ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग इसे और ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम भी उतना ज़्यादा बढ़ रहा होगा। और अगर काम एक मिनट जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरा एक्चुअली 2-3 दिन से ना गला काफ़ी ज़्यादा खराब है। जी सर, आ रही आवाज़। जी, मैं चार्जर भी लगा लेता हूँ। अच्छा, तो हमें क्या समझ आती है कि ये जितना ग्रो कर रहा है, अगर मैं इसका स्किल सीख लूँ तो जब ज़्यादा चीज़ें लोग अडॉप्ट करते हैं, देखें जब किसी मुल्क में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के इंजीनियर्स को ज़्यादा काम मिलने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखें जैसे हमारी इस सिचुएशन हुई है मुल्क की, इस तरह का पेंडेमिक है, तो जो डॉक्टर्स हैं उनका काम ज़रा बढ़ गया क्योंकि ज़्यादा लोग डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ गई है। इसी तरह जब वर्डप्रेस पे ज़्यादा लोग काम करेंगे, जब ज़्यादा लोग वर्डप्रेस पे आएंगे तो उन्हें ज़रूरत होगी वर्डप्रेस के एक्सपर्ट्स की, ऐसे लोग जो वर्डप्रेस को जानते हो, वर्डप्रेस पे काम कर सकते हो। मतलब कि जितना ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है, अगर मैं भी ये सीख लेता हूँ तो मैं भी अपनी सर्विसेज ऐसे लोगों को दे सकता हूँ। अब देखने में तो ये 61.4 से 61.5 1.1% है, बट इस 0.1% के अंदर हज़ारों लोग आ जाते हैं। देखने में तो बड़ा छोटा सा फिगर लग रहा है कि 0.1, बट एक पॉइंट बढ़ने से क्या होता है, हज़ारों लोग आ जाते हैं। और जब ये पूरा एक पॉइंट बनता है, ये 61 से लेके 63 पे गया, तो हो सकते हैं कितने लाखों लोग इसके अंदर इंक्लूड हो गए हों जो कि वर्डप्रेस में शामिल हुए। ठीक है, तो अगर मैं वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने का स्किल हासिल कर लेता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, मैं भी इस तरह के लोगों को अपनी सर्विस से दे सकूँगा।
क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड भी बढ़ रहा है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। तो क्यों ना मैं ये वाली स्किल सीख लूँ ताकि मैं भी अपनी सर्विसेज लोगों को दे सकूँ। तो इसका मार्केट शेयर बढ़ने से इनडायरेक्ट फ़ायदा किसे? हमें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे उतने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोग आएंगे हमें काम उतना ज़्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है। बट अगेन जितना ज़्यादा काम होगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन भी बढ़ जाता है। पर हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा स्मार्टली मूव करके उस कंपटीशन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी है ताकि हम उस कंपटीशन को कम कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें समझ आ गई, हमने इसके मार्केट ट्रेंड्स भी देख लिए, हमने CMS की डेफिनेशन भी देख ली, हमें वर्डप्रेस की डेफिनेशन भी पता लग चुकी है ऑलरेडी कि वर्डप्रेस इज द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो बेताश है, बट उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है? वर्डप्रेस, जो कि हमें इजाज़त देता है क्रिएट करने के लिए, क्रिएट करें जिसकी मदद से हम अमेजिंग वेबसाइट विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। वही बात आ गई है जो CMS की डेफिनेशन है। अब शूज़ की जो डेफिनेशन होगी और बाटा के शूज़ की जो डेफिनेशन होगी वो फ़र्क नहीं होगा कोई। बाटा का शूज़ भी वही है जो आपको कंफर्टेबल करता है, आपको बैरूनी चीज़ों से, आपके पाँव को हार्म होने से बचाता है, आपकी अपीयरेंस में इजाफा करता है, आपको ज़्यादा अच्छा आप लगते हो, वगैरह वगैरह। तो वर्डप्रेस की डेफिनेशन भी क्या है? वही है। तो आप जब भी आपसे कोई भी सवाल पूछे कि वर्डप्रेस क्या है, तो आपने कहना है वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं और हमें कोई ख़ास टेक्निकल नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर है तो वो आपका एक प्लस पॉइंट ज़रूर हो सकता है, बट अगर आपको नहीं भी चीज़ों का अच्छे से पता, तो तब भी आप क्या कर सकते हो? वर्डप्रेस को सीख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है, डिड यू नो वर्डप्रेस इज द मोस्ट पॉपुलर CMS इन यूज ऑन द वेब, मोर देन 75 मिलियन वेबसाइट्स। यानी कि वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर CMS है। मैंने आपको ये बात यहीं से दिखा दी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर था तो सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे थे ना। और 75 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये सवाल गूगल पे लिखूं, अच्छा जी, देयर आर एन एस्टिमेटेड 64 वर्डप्रेस ओवर 400। अच्छा जी, ये 75 नहीं है, ये करेक्ट कर लें, 64 कर लें। देयर आर एस्टिमेटेड 64 मिलियन यूजिंग ओवर 400 मिलियन वर्डप्रेस एवरी मंथ। अच्छा जी, ये देखिए, ये एक और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला है। 661 न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट्स गो लाइव ईच एंड एवरी डे। यानी हर दिन 661 वेबसाइट्स, वर्डप्रेस की वेबसाइट जो हैं वो लाइव होती हैं हर दिन के अंदर। यानी कि ये जो नंबर है हमारे पास क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। अब हर दिन 661 न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट लॉन्च हो रही हैं जब, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो चीज़ है हमारे पास ये ग्रो कर रही है, इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड जा रहा है, ग्रो कर रहा है। तो जो 661 वेबसाइट्स बनाने के लिए लोगों को किसी बंदे की भी ज़रूरत है। देखिए, है बहुत आसान काम करना। आप सोच रहे होंगे कि जब काम करना आसान है तो जो वेबसाइट बनाते हैं वो अपनी खुद क्यों नहीं बना लेते? जब है ही इतना आसान तो वो खुद क्यों नहीं बनाते, वो किसी और को हायर क्यों करते हैं? तो मैंने आपको इसकी रीज़न पहले भी बताई है कि या तो उनके पास जो नॉलेज है, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज तो होना ज़रूरी है ना चीज़ों की, या तो बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरी चीज़, या तो उनके पास टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं होता। तीसरी चीज़, वहाँ की जो करेंसी है वो यहाँ की करेंसी के हिसाब से हमारी, क्योंकि इकोनॉमिकल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है, अगर वो किसी को $100 दे के काम करवा लेंगे तो $100 उनके लिए छोटी सी चीज़ है। वो तो हमारे लिए $100 15,000 रुपये बन जाते हैं।
बट उनके लिए क्या है, उनके लिए $100 एक नॉर्मल वर्थ रखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे, तभी तो हमारे पास काम ख़त्म नहीं होता। अगर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो हमारे पास क्या होता है, काम इतना ज़्यादा है, यानी कि लोग वर्डप्रेस पे ही काम करवा रहे हैं। नो डाउट काम करना कंपैरेटिवली सिंपल है, बट फिर भी वो लोग खुद से काम नहीं कर रहे। उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने किसी न किसी पर्सन को आउटसोर्स किया हुआ है। एक और रीज़न ये भी होती है कि वहाँ से वो प्रोजेक्ट महंगा पकड़ते हैं, हमें सस्ता दे देते हैं। एक और रीज़न ये भी होती है कि वो लोग अपनी पैसिव इनकम के लिए वेबसाइट बना रहे होते हैं, यानी कि वो कारोबार कोई और करते हैं, वो सिर्फ अपनी पैसिव इनकम के लिए वेबसाइट बना लेते हैं या अपने कारोबार को शोकेस करने के लिए वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये नंबर ग्रो कर रहा है। अगर वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल भी ओपन होता है ना, वो भी उसकी वेबसाइट बनवा लेते हैं। ठीक है, अगर अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, हमारे पास यूके के अंदर या कहीं भी एक छोटा सा स्टॉल भी किसी ने ओपन करना है ना आइसक्रीम का, उसने उसकी भी वेबसाइट बनवा के लॉन्च कर देना। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने बिजनेसेस के लिए, अपनी छोटी कंपनीज के लिए, अपने काम के लिए वेबसाइट को बनवाने आए होंगे। ठीक है, 2009 के अंदर इसे बेस्ट ओपन सोर्स सीएमएस का अवार्ड भी मिला था कि जी सबसे अच्छा सीएमएस है 2009 में। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि वर्डप्रेस की वर्थ कितनी है, इसके ऊपर काम कितना है और इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो हमें यही पता लगा कि इसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। आगे एक और फन फैक्ट है कि वर्डप्रेस इज द वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। कि एक हमारे पास बहुत ज़्यादा इन डिमांड स्किल है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर मैं आपको फाइवर पे ले जाऊं तो देखें, यहाँ पे भी उसने वर्डप्रेस को एज अ कैटेगरी ऐड किया हुआ है कि देखिए पॉपुलर, मतलब कि मैं इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकता हूँ कि कितना ज़्यादा ये वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे पॉपुलर है फाइवर के ऊपर। और अभी तो सिर्फ ये फाइवर है, अपवर के ऊपर भी मैं कह सकता हूँ, freelancer.com, guru.com वगैरह वगैरह और भी तो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास। तो इसकी पॉपुलैरिटी का और इसकी डिमांड का अंदाज़ा मैं कहाँ से लगा सकता हूँ, यहाँ से। आई विल rebuild, edit WordPress वेबसाइट, WordPress कस्टमाइजेशन वगैरह। अगर हम देखते हैं तो हमें हर किसी के पास ऑर्डर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक ऑर्डर है, 5 ऑर्डर हैं, 7 ऑर्डर हैं। इसी तरह मैं अगर आपको ओपन करके दिखाता जाऊँ तो और भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। जी एक मिनट रुकिएगा सर। जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी कैसे आ रही है आपकी आवाज़? ठीक है, अच्छा, तो मुझे क्या पता लगता है कि जो वर्डप्रेस है वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने देखें एक प्लेटफॉर्म ओपन किया, वहाँ पे भी उसने पॉपुलर की कैटेगरी के अंदर वर्डप्रेस को डाला हुआ। ठीक है, तो मुझे ये पता लगता है कि वाकई ये जो वर्डप्रेस है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर।
क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं उतना ही फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर इसका काम जो है वो बढ़ रहा है। अब ये इसका सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने देने के लिए ये पिक्चर अटैच की थी कि इस पे काम करना कितना आसान हो सकता है। ये हमारे पास है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वो जगह होती है, खैर हम इसका पूरा विजिट करेंगे कि ये कहाँ पे होगी, कैसे हम इस तक एक्सेस करेंगे। देखें यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को क्लिक्स की मदद से जा सकता हूँ, पोस्ट पे जा सकता हूँ, मीडिया पे, पेज पे, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर्स, टूल्स वगैरह वगैरह। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये ऊपर ये क्या चीज़ें आ रही हैं, ये वाला बॉक्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, ये करना हमारे आज के दिन का मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डैशबोर्ड के साथ तो हमारा डेली आगे वास्ता पड़ता ही रहना है और हम इसके ऊपर काम करते ही रहेंगे। ठीक है, क्या होगा, हम इसके ऊपर काम करते ही रहेंगे। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि हमने क्लिक्स की मदद से बासानी चीज़ों को क्या कर लेना है, कस्टमाइज कर लेना है। उसकी एक आउटलुक आपको प्रोवाइड किया कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इस तरह का नजर आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना होगा, यहाँ से हमने चीज़ों को एडिट करना होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास अगर इसके थोड़े से फीचर्स वगैरह की मैं बात करूं, यही वो फीचर्स हैं जो इसे मोस्ट पॉपुलर सीएमएस भी बनाते हैं। ठीक है, क्या है, इसे मोस्ट पॉपुलर सीएमएस भी इसे बनाते हैं। मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास जब वर्डप्रेस स्टार्ट में आया था ना, तो वर्डप्रेस को ब्लॉग क्रिएट करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता था। कोई मुझे बताएगा ब्लॉग क्या चीज़ होती है, ब्लॉग वेबसाइट क्या होता है? ब्लॉग पे जो है कंटेंट राइट किया जाता है ऐसे वगैरह, जैसे कोई आर्टिकल, तो फिर वो मतलब साथ पिक्स भी हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई और बताना चाहता हो कि ब्लॉग क्या होता है हमारे पास? सर इट्स जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे एडिटिंग हो रही होती है, कंटेंट ऐड हो रहा होता है, डिलीट हो रहा होता है, और इसमें आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं, न्यूज़ वगैरह भी होती हैं, इस तरह की चीज़ को ब्लॉग कहते हैं। जबकि नॉर्मल वेबसाइट पे हम डेली एडिशन वगैरह नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। देखें ब्लॉग हमारे पास क्या होता है, ब्लॉग ऐसी वेबसाइट होती है, इसे आप आम अल्फाज में याद रखने के लिए ये कह लें, जो कि आपके पास इंटरनेट का न्यूज़पेपर है, उससे हम क्या कहते हैं, ब्लॉग। अब वो ब्लॉग किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, हेल्थ के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, हमारे पास ऐसे समझ लें डेली के चीज़ों के ऊपर, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, हमारे पास आपके पास आ जाती हैं, लैपटॉप्स के ऊपर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हो सकता है, माउस के ऊपर हो सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लॉग हो सकता है। जो मेजरली वर्डप्रेस जो पहले बना था ना, वो सिर्फ ब्लॉग टाइप की वेबसाइट्स के लिए बना था कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम ब्लॉग क्रिएट कर सकें मेजरली। बट अगेन इसके अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट होती गई कि अब इससे किसी भी तरह की वेबसाइट जो है वो बनाई जा सकती है। शुरू में इसे ऐड इसलिए किया था, एक ब्लॉग क्रिएट करने के लिए ऐसा एक सिस्टम बना दिया था जो ब्लॉग को ज़्यादा आसानी से क्रिएट करवा सकता था। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इसके ऊपर हर तरह की जो चीज़ वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाती है। वेबसाइट की भी टाइप्स हैं, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, बिजनेस वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, मेंबरशिप वेबसाइट होती है, हमारे पास एलएमएस वाली वेबसाइट होती है, तो काफ़ी सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं वेबसाइट्स की। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि विद वर्डप्रेस एनी टाइप ऑफ वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड लाइक अ पर्सनल ब्लॉग। किसी का एक पर्सनल ब्लॉग है, जैसे नवीद अपना ब्लॉग शुरू कर लेते हैं और डेली अपने बारे में चीज़ें लिखते रहते हैं, अपनी चीज़ों को रिव्यू करना, अपनी हैबिट्स के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फोटो ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, गवर्नमेंट वेबसाइट, मैगजीन, न्यूज़ वेबसाइट, ऑनलाइन कम्युनिटी एंड ई कॉमर्स स्टोर और इवन नेटवर्क ऑफ वेबसाइट, कि आप इनसे काफ़ी तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या कर सकते,
क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सिंपल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो इससे हम किसी भी तरह की जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं बासानी। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, यही वो फीचर्स हैं जो इसे मोस्ट पॉपुलर भी करते हैं, फीचर्स ऑफ द वर्डप्रेस। अगला फीचर क्या आ जाता है जी, पब्लिश विद ईज। कि वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है कि उसके ऊपर चीजें पब्लिश करना। वर्डप्रेस के ऊपर ऐसे पब्लिशिंग टूल्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप आसानी से पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि ये मीडिया यहाँ पे मौजूद है, पोस्ट मौजूद है, पेज मौजूद है। आप आसानी से चीज़ों को क्या कर सकोगे, क्रिएट कर सकोगे। इट ऑफर्स द फैसिलिटी टू क्रिएट पोस्ट, पेज, फॉर्मेट देम, इंसर्ट मीडिया, स्केड्यूल पब्लिशन। यानी कि हम अपने पोस्ट वगैरह को स्केड्यूल भी कर सकते हैं, कि जैसे हम यूट्यूब पे कर सकते हैं ना, कि हम अगर मैं अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये आप लोगों के पास कल शाम को जानी चाहिए या शाम को पब्लिश होनी चाहिए, तो मैं यूट्यूब के ऊपर टाइम सेट कर दूंगा कि इस टाइम पे ये चीज़ पब्लिश हो जाए। तो वही काम मैं वर्डप्रेस के ऊपर भी करवा सकता हूँ कि अगर मैंने कोई पोस्ट करनी है, अगर मेरा ब्लॉग है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक पोस्ट शाम 4 बजे करता हूँ, दूसरी रात 8 बजे करता हूँ, तो मैं सुबह ही लिख के उन्हें स्केड्यूल पे लगा देता हूँ कि 4 बजे ऑटोमेटिकली हो जाए और 8 बजे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक है। मैं कंटेंट को पब्लिक भी कर सकता हूँ, प्राइवेट भी कर सकता हूँ, सिक्योर कर सकता हूँ पासवर्ड की मदद से। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्ट इन मिलती हैं। क्या होती है, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्ट इन मिल जाती हैं और ये सारे काम मैं करवा सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है यूज़र मैनेजमेंट। अब देखिए वर्डप्रेस के ऊपर यूज़र मैनेजमेंट भी ज़्यादा आसान हो जाती है। कैसे? देखें, हमारे पास एक वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद डिफरेंट यूज़र्स हो सकते हैं जो उस वेबसाइट को मैनेज करें। जैसे अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ तो हो सकता है मेरे पास 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो कि उसे मैनेज भी कर रहे हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है। पर मुझे हर किसी को सेम एक्सेस नहीं देनी। हो सकता है मैं अपने ब्लॉग के लिए एक ऑथर हायर कर लेता हूँ, ठीक है, उसे मैनेज करने के लिए एक पर्सन हायर कर सकता हूँ। तो मेरे पास डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रोल होंगे, तो मैं हर रोल के अकॉर्डिंगली उन्हें उसका जो यूज़र व्यू है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, हर किसी की कैपेबिलिटी के लिहाज से, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को हायर कर लेता हूँ कि आप लोगों ने कंटेंट लिखना है मेरी वेबसाइट को। ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि सपोज कर लेते हैं कि तूबा मुश्ताक है, तूबा मुश्ताक को मैं हायर कर लेता हूँ कि आपने डेली एक आर्टिकल पब्लिश करना है। अब मैं नहीं चाहता कि तूबा मेरे वेबसाइट के ऊपर जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, जैसे कि जो थीम वगैरह, मैं आगे आपको बताता हूँ क्या होती है थीम वगैरह, मैं नहीं चाहता कि आप उसे देखें या उसमें एडिटिंग कर सकें। सिर्फ आपका ताल्लुक कंटेंट से हो कि आप लिखें और उसे लगा दें। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको उतना ही व्यू दूंगा जितना आपको ज़रूरत होगी, बाकी आपसे क्या करवा लूँगा, हाइड करवा सकता हूँ। ठीक है। बाकी व्यू आपसे हाइड करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एडमिन मैनेज द साइट। एडमिन जो होगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, वो मैनेज करेगा। एडिटर वर्क करेगा विद कंटेंट, कंटेंट के साथ। ऑथर्स एंड कंट्रीब्यूटर राइट दैट कंटेंट। ऑथर्स जो होंगे वो लिखेंगे। खैर इन यूज़र रोल्स को मैं आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब हम वर्डप्रेस के ऊपर इनमें पहुँचे। सब्सक्राइबर होगा, वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है वगैरह वगैरह। तो एडमिन का रोल सबसे ज़्यादा होगा कि वो मैनेज कर सकता है, जबकि ऑथर का रोल क्या होगा कि वो सिर्फ कंटेंट को राइट कर सकता है। तो ऑथर और एडमिन दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका रोल कम होगा, उसका रोल ज़्यादा होगा, तो मैं वो भी अकॉर्डिंगली असाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो वर्डप्रेस मुझे ये ऑफर करता है फैसिलिटी कि मैं मैनेज कर लूँ अपने मॉड्यूल को, उनकी एक्सेस की प्रिविलेजेस, यानी कि जितनी उन्हें इजाज़त मैंने देनी है मैं उस हिसाब से उन्हें इजाज़त जो है वो दे सकता हूँ।
उसके बाद आ जाती है मीडिया मैनेजमेंट। देखिए वहाँ पे हमें मीडिया को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। हमें क्या करना पड़ता था, पहले उन्हें अपने पास फोल्डर्स में मैनेज भी खुद करना पड़ता था, फिर चीज़ों को लगाना पड़ता था, इमेज का टैग लगा के, और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोड लगाना पड़ता था। यहाँ पे हमारे पास एक पूरा मीडिया का एरिया होगा जहाँ पे हम कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी पिक्चर हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक मीडिया मैनेजमेंट का एरिया होगा जहाँ पे हम तस्वीरें भी अपलोड कर सकेंगे, वीडियोस भी अपलोड कर सकेंगे, और क्या होगा, हम उसे क्लिक करके किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकेंगे। वेबसाइट कंटेंट के अंदर, वेबसाइट के अंदर हम उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को, उन्हें बासानी ऐड कर सकेंगे, उनमें टेक्स्ट आर्ट डाल सकेंगे, कैप्शंस वगैरह, सारा कुछ हमें इजाज़त मिलेगी कि हम कर सकेंगे। पर करना भी क्या होगा, आसान होगा, और अपलोड करना भी बड़ा सिंपल होगा कि आपने ड्रैग किया अपने कंप्यूटर से और यहाँ पे ला के क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अपने कंप्यूटर में गए, वहाँ से ड्रैग किए, यहाँ पे ड्रॉप, आपके पास चीज़ अपलोड हो जाएगी। एक दफ़ा अपलोड हो जाए, उसे आप जहाँ मर्जी चाहें वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इजी थीम सिस्टम। अब थीम क्या चीज़ होती है, देखिए जैसे हमारे मोबाइल के ऊपर एक थीम होती है ना, ठीक है, जो कि हमारे मोबाइल के जो आइकन्स होती हैं उनका लुक प्रोवाइड करती है कि उन्होंने कैसा नज़र आना है। इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी थीम होती है जो कि आपकी वेबसाइट की रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करेगी, अपीयरेंस को डिफाइन करेगी कि आपकी वेबसाइट ने नज़र कैसा आना है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखें मोबाइल के अंदर आइकन कैसे नज़र आने चाहिए, वो कैसे राइट लेफ्ट हो, वो किस तरह से ओपन हो चीज़ें, हमारे पास हम एक थीम लगा लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। इसी तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी हम एक थीम लगा लेंगे जिसकी मदद से हम क्या कर सकेंगे, हमें पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट इस तरह की थीम के ऊपर चल रही है जो कि उसकी अपीयरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी थीम। खैर इस थीम के ऊपर हमने और भी काफ़ी डिटेल में देखना है कि कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाते हैं, कैसे उठाते हैं, थीम चूज़ कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। पर मुझे इतना पता लग गया कि मैं आसानी से इसे अपलोड भी कर सकूंगा, थीम को लगा भी सकूंगा और एडिट भी कर सकूंगा अपने हिसाब से। वर्डप्रेस कम्स विद अ थीम डायरेक्टरी विद थाउजेंड्स ऑफ थीम्स। हज़ारों थीम मौजूद है, जो भी आपको अच्छी लगेगी अपनी वेबसाइट के हिसाब से हमने वो यूज़ करनी है। ठीक है, उसके अलावा हम अपनी बनाई हुई थीम को भी अपलोड करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, माइक जी, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपनी बनाई हुई थीम जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। एक्सटेंड विद प्लगइन्स। वर्डप्रेस के अंदर दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक थीम और एक प्लगइन। प्लगइन ऐसे ही है जैसे आप अपने मोबाइल की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड कर लेते हो, इसी तरह वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो। देखिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, बट आपके मोबाइल में आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, वीडियो कॉलिंग के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप का एक प्लगइन, एक ऐप डाउनलोड कर लेते हो। आपके मोबाइल में क्या हो गया, आपके मोबाइल में वीडियो कॉल का फीचर ऐड हो गया। अब मीटिंग ज्वाइन करनी होती है आप लोगों ने डेली, आपने अपने मोबाइल की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो था ना एप्लीकेशन, वो आपने डाउनलोड कर ली। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एप्लीकेशन आपने क्या कर ली, डाउनलोड कर ली। क्या हो गया, आपकी मोबाइल की फंक्शनैलिटी बढ़ गई, अब आप मीटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास हज़ारों एप्लीकेशन हैं जो कि आपकी
मोबाइल की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। इसी तरह हमारे पास प्लगइन होते हैं जो वेबसाइट पे अगर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसको बढ़ा देंगे, और हजारों प्लगइन मौजूद है हमारे पास। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं ये चीज़, वैसे हमने देखनी है बट मैं क्विकली ओवरव्यू अगर देना चाहूँ, ये देखिए मैं वर्डप्रेस के पे आया हूँ, मैं कहता हूँ पॉपुलर आइटम। ये सारी क्या है, ये है थीम्स। कुछ थीम पैसों वाली होंगी, कुछ फ्री होंगी। ये देखें, ये बेतहाशा थीम्स है इसकी। अवाडा थीम, D7B थीम, इनफोल्ड, ब्रिज, पोर्टो, अनकोड, हर थीम का एक अपना अपना नाम होता है, हमें पता है, मोबाइल में भी करते रहे। अभी ये तो एक है, और ये तो पेड वाली है, फ्री वाली भी हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आऊँ, यहाँ पे थीम में जगह दो, ये देखिए ये क्या है, ये हमारे पास सारी फ्री थीम्स हैं, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितनी है, ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं जितनी ज़्यादा लोड मोर करता जाऊँगा उतनी ज़्यादा आती है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गए, बहुत ज़्यादा थीम्स आ गई। इसी तरह प्लगइन्स की बात करते हैं। अब प्लगइन क्या होंगे, प्लगइन थीम की निस्बत एक छोटी चीज़ होती है कंपैरेटिवली। देखें, अगर आपने इमेज पे होवर इफेक्ट ऐड करना है तो आप ये प्लगइन कर लो, अगर आपने एडिटर करना है ये वाला कर लो, अगर आपने स्पैम कमेंट्स को रोकना है तो ये वाला प्लगइन कर लें, अगर आपने सिक्योरिटी को बढ़ाना है तो ये वाला कर लें, अगर आपने फॉर्म लगाना है तो ये कर लें, वगैरह वगैरह। क्या होंगे, हर तरह की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास प्लगइन्स मौजूद हैं। ये देखें, जो कि बेतहाशा हैं। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज अगर मैं जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्लगइन है। अगर आपने एसईओ को बेहतर करना है तो ये ऐड कर लें, वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा है। हर तरह की गैलरी ऐड करनी है तो ये ऐड कर लें, फॉन्ट ऐड करने हैं तो ये कर लें। यानी कि प्लगइन की मदद से आप उसके फीचर्स को क्या करोगे, बढ़ा देते हो, उसकी फंक्शनैलिटी में इन्हेंसमेंट कर देते हो। ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्लगइन। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड कॉम्प्लेक्स गैलरी, सोशल नेटवर्क आपने ऐड करना है, फॉर्म ऐड करना है, सोशल मीडिया विजिट, स्पैम से प्रोडक्शन, कैलेंडर ऐड करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आप उसके लिए आसानी से प्लगइन ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल है वो आसान है, और एसईओ के प्लगइन्स इतने आसान है कि उसकी मदद से आप आसानी से एसईओ कर सकते हो। मल्टीलिंगुअल, वर्डप्रेस 70 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। ये जो डैशबोर्ड है ना, ये आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये फीचर मौजूद होता है। ठीक है, उसका अगला पॉइंट आ जाता है इजी इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड्स, कि आसानी से इंस्टॉल हो जाती है और आसानी से हम इससे अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे FTP की मदद से, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से भी कर सकते हैं, और उसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट इंस्टॉलर होते हैं जिसकी मदद से हम इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ फीचर्स थे कि हमारे पास क्या क्या फीचर हैं। देखिए, मल्टी लैंग्वेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, प्लगइन काफ़ी ज़्यादा है, थीम काफ़ी ज़्यादा है, थीम्स लगा सकते हैं, मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ हमारे पास उसके कुछ फ़ायदे हैं, वही बात कि ईजी टू यूज़ है।
वर्डप्रेस के लिए आपको PHP की या HTML की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट इसकी नॉलेज के, टेक्निकल नॉलेज के अलावा भी आप क्या कर सकोगे, वेबसाइट को क्रिएट करवा सकोगे। All you need to do is to choose a plugin or a template and click on it to install. It's good choice for beginners. कि सिर्फ आपने एक टेम्पलेट चूज करनी है, उसे इंस्टॉल करना है, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप उसे अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। देखिए, जब जो चीज़ ग्रो कर रही होती है तो उसकी कम्युनिटी भी क्या होती है, ग्रो करती है। तो आप, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप वर्डप्रेस पे किसी चीज़ में मसला आ जाता है तो इंटरनेट के ऊपर उसके सलूशन बेतहाशा अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है ना, और उसका सलूशन आपको कहाँ से मिल जाएगा, इंटरनेट से। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इजी टू सेटअप। वर्डप्रेस को सबसे ज़्यादा आसान इंस्टॉल करना है कि 5 मिनट के अंदर वो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। देखिए, हमने बात की है कि वर्डप्रेस एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हमने वेबसाइट बनानी है। तो किसी भी टूल को, औजार को इंस्टॉल भी करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने डोमेन के ऊपर या किसी जगह पे। तो हम वर्डप्रेस को 5 मिनट के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगेन आगे आ जाती है एडवांटेजेस प्लगइन, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके प्लगइन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी ऑफ द प्लगइन्स इज अवेलेबल फॉर फ्री। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दिखाए भी थे, मैंने वो बंद कर दी वेबसाइट। कि कितने ज़्यादा फ्री में अवेलेबल हैं, सारे फ्री हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे लगाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, हमने नहीं देखा, बट हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब, ठीक है। इसी तरह से जैसे प्ले स्टोर पे ऐप्स तो कितनी ज़्यादा होती हैं, बट जिनकी हमें ज़रूरत होती है हम वही इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह जिन प्लगइन्स की हमें ज़रूरत होगी हम वही इंस्टॉल करेंगे। टेम्पलेट्स, thousands of graphics templates are available that can use to change website look. Both free and paid templates are available. हजारों ऐसी टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो बआसानी, सिर्फ एक क्लिक की मदद से। ठीक है, सिर्फ एक क्लिक की मदद से। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो पूरी वेबसाइट है 5 मिनट के अंदर बनी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आपने कहा था सर हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आपने क्लिक करना है और पूरी की पूरी टेम्पलेट आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाए। ठीक है, कोई हमें काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारे पास ये चीज जो है वो रेडी हो जाएगी। और देखिए होगी भी ये क्या प्रॉपर रिस्पॉन्स है। और कितने मिनट के अंदर, मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट के अंदर एक टेम्पलेट आप क्लिक करो और वो आपके पास आ जाए। और यकीन करें, हमें क्लाइंट्स के लिए भी आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही करने होते हैं। टेम्पलेट को लगा के उसके अंदर एडिटिंग करके उसे दे देना होता है। टेम्पलेट यूज़ की, उसके अंदर एडिट किया, यहाँ पे उसकी मर्जी का कंटेंट लिखा और उसे डिलीवर कर दिया। तस्वीरें उसकी लगा दी, कंपनी उसके बारे में लिख दिया, यहाँ पे उसके आइकन्स वगैरह यूज़ कर लिए और रेडी। हम भी क्या कर रहे होते हैं, हम भी इसी तरह से जो है वो काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, और क्लाइंट्स को भी अक्सर हम ऐसे ही करके दे देते हैं
क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स को कोई ना कोई थीम पसंद होती है, हमने वो थीम लगा के उसकी कोई भी टेम्पलेट यूज करके और उन्हें दे देनी है कि ये लें आपका काम हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इसके बेतहाशा फायदे हैं कि जी किस किस तरह से हम जो है ना इस पे काम कर सकते हैं। अब यकीन करें, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ कि जो प्लगइन्स है ना, आप अगर किसी एक प्लगइन में माहिर हो जाते हैं ना, उसे यूज करने में माहिर होना यही है कि आपको उसे इस्तेमाल करना आता हो, आप उस प्लगइन की मदद से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 5 to 10 मिनट जॉब्स विद वर्डप्रेस। ऐसे काम जो 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं वर्डप्रेस के साथ। किसी भी पॉपुलर प्लगइन की इंटीग्रेशन, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, देखें आपके पास यानी कि आपके पास एक प्लगइन है, कोई भी पॉपुलर प्लगइन, आपको उसे कस्टमाइज करना आता है, उसे इस्तेमाल करना आता है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी की शॉप ओपन कर लेनी है कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्लगइन को यूज़ करूँगा और इस प्लगइन की मदद से आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे ऐसे काम कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैं आपको एक पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर एक इलेक्ट्रीशियन है और उसे वायरिंग करनी आती है, वो पूरे घर की वायरिंग भी कर सकता है, बट वो छोटे मोटे काम करके भी अर्निंग जनरेट कर सकता है। तो अगर हमें पूरी वेबसाइट आती है, वो तो हमें आनी ही है पूरी वेबसाइट बनानी भी, बट हम छोटे मोटे काम करके भी वेबसाइट से रिलेटेड भी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? किसी को कह दिया हम स्लाइडर लगाएंगे, किसी को कह दिया हम फॉर्म बनाएंगे, किसी को कह दिया हम एसईओ बेहतर करेंगे, किसी को कह दिया हम क्या काम करवाएंगे, ईमेल इंटीग्रेशन करवाएंगे। ठीक है, किसी को कह दिया कि ईमेल मार्केटिंग सेटअप करेंगे, किसी को कह दिया वेबसाइट सिक्योर करेंगे, किसी को कह दिया वेबसाइट की स्पीड बेहतर करेंगे। हम वो सारे के सारे काम जो है वो कर सकते हैं। किसी भी पॉपुलर प्लगइन को इंटीग्रेट करेंगे, कोई भी पॉपुलर पेज बिल्डर को आप लगाना सीख लेते हो, यूज करना सीख लेते हो, आप कहोगे मैं उसकी मदद से पेज बना के दे दूंगा जैसा आप चाहोगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, उसकी वेबसाइट की स्पीड को बेहतर कर दोगे। कमिंग सून पेज, वेबसाइट्स के ऊपर वो लगा होता है ना कमिंग सून पेज के, अभी ये वेबसाइट इतने दिनों में लाइव होगी, आप वो बना सकते हो। किसी फेमस थीम की कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ईमेल की सर्विस इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई फॉर्म बना के दे सकते हो, कोई स्लाइडर बना के दे सकते हो। मैं यहाँ पे स्लाइडर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी थोड़े से लिख के बताए हैं। अगर हम जैसे जैसे साथ साथ पढ़ेंगे मैं आपको और भी बताऊंगा कि इनके अलावा भी ऐसे काफ़ी टास्क होंगे जो कि 5 मिनट में हमें $5 दे जाएंगे, या 10 मिनट में, या 25 मिनट में, या 15 मिनट में हमें $5 $10 आसानी से दे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटे टास्क हैं। बट अगेन हर किसी को वेबसाइट बनवानी नहीं होगी जीरो से, किसी को मुरम्मत भी तो करवानी होगी, तो वेबसाइट जीरो से भी बना के देंगे। प्लस जिन्हें अगर ठीक करवानी है, जिनकी वेबसाइट ख़राब है, कोई चेंजिंग करनी है, वो भी हमने करके देनी है। तो हमने थोड़ा सा स्मार्टली शॉप्स ओपन कर लेनी है। हमने कहना है कि मैं स्लाइडर पे काम करता हूँ बस। स्लाइडर का कहने से रश तो थोड़ा कम हो जाएगा, विजिटर भी कम हो जाएंगे, पर ज़्यादा चांसेस होंगे कि लोग मुझे चूज कर लें। ठीक है, एक मिनट। जी, इससे कहते हैं माइक्रो नीश में जाना, माइक्रो नीश चूज करना। ठीक है, कि हमने स्मार्टली इस तरह से मूव कर रहे हैं कि हमने कहना है कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट तो बनाएंगे, पर हम साथ साथ हमारे पास 7 दुकानें खोलने के ऑप्शन है, 7 गिग्स हम बना सकते हैं।
एक हम बनाएंगे HTML CSS के हवाले से, बूटस्ट्रैप वगैरह सारा कुछ मिला होगा उसमें। एक हम वर्डप्रेस के बारे में बना लेंगे जो कि डायरेक्ट वर्डप्रेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो क्या 2 गिग्स बना के बस बाकी 5 का क्या करें? 5 तो अभी भी मौजूद है। 5 को हमने फिर माइक्रो निशेस में डिवाइड करने की कोशिश करनी है। क्या देना, फॉर्म बनाएंगे वर्डप्रेस में। अब देखिए आप पूरी वेबसाइट नहीं बना रहे, आप कह रहे हो सिर्फ फॉर्म बस, बाकी कुछ नहीं। आप कहोगे स्लाइडर, सिर्फ स्लाइडर। ठीक है। आप कहोगे कि जी सिर्फ और सिर्फ कोई पेज बिल्डर मैं यूज करूंगा, और वो भी आपकी मर्जी का। आप कहोगे मैं सिर्फ इसी में काम करूंगा। अब देखिए आपके पास मेडिकल का शोबा है ना, उसमें डिफरेंट लोग हैं। कुछ आपके पास मॉडर्न है, कुछ आपके पास हकीम है। आप हकीम के पास जाके नहीं कहते कि मुझे आप जो दवाई है ना वो हर्बल वाली ना लिख के दें, मुझे कोई लिख के दें, आप दूसरी वाली जो होती है। अब हकीम ने अपने बोर्ड पे लिख के लगा दिया कि मैंने हकीमी दवाई देनी है, तो कोई भी बंदा उसके पास जाके बहस नहीं करने लग जाएगा कि नहीं हमें तो मेरा एक्सरे करो यहाँ पे। वो तो बेवकूफ़ी है ना। तो जब आपने अपनी दुकान के बाहर लगा दिया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डर में काम करना है, तो कोई बेवकूफ़ आपके पास आके ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम कोडिंग करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दुकान के ऊपर मेंशन कर दिया ना कि मैं इसमें काम करता हूँ। तो जिस बंदे को उसकी ज़रूरत होगी, जैसे जिस बंदे ने हकीम से मेडिसिन लेनी होगी, सिर्फ वही हकीम के पास आएगा, बाकी लोग हकीम के पास नहीं आते। उन्हें पता है दूसरी मेडिसिन लेनी है तो मैं किसी हॉस्पिटल चला जाता हूँ। ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट जो है ना चीज़ों को कर सकते हैं। हो सकता है हमें कोई डायरेक्ट वर्डप्रेस वाली गिग पे ना आए, हो सकता है कोई फॉर्म बनवाने आए और हम अपनी कम्युनिकेशन उससे ऐसी करें कि हम उससे पूरी की पूरी वेबसाइट बनवाने पे आमादा कर लें। अब ये तो हमारे पे डिपेंड करता है ना कि हमारी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, हमारी कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी है। कि आया वो फॉर्म बनवाने था, अब ये तो मेरी कन्विंसिंग पावर है कि मैंने उसे क्या कर दिया, मैंने उसे वेबसाइट पे आमादा कर दिया। या आया वो फॉर्म बनाने था, मैंने उसे कहा कि स्लाइडर आपका बुरा लग रहा है, मैं ठीक कर दूं। पेज अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं इसे बेहतर कर दूं? और आपने क्या करवा लिया, वही जो $5 का काम करवाने आया था, आपने उसे $50 में कन्वर्ट कर दिया। ये तो आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा ना। और हो सकता है 5 का करवाने आए और आपसे 5 का भी करवा के ना आ जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कि आप उसे कैसे अपसेल करते हो। एक होता है अपसेलिंग और एक होता है क्रॉस सेलिंग। मैंने शायद पहले भी आपको बताया। इसे भी ऐसे लिख लेते हैं, क्रॉस। कि आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी अपसेलिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कि आप उसे अपसेल करते हो या कोई और चीज़ बेचते हो। ठीक है। एक ही काम के अंदर आपने, यही तो सारी कम्युनिकेशन होती है कि आप उसे ऐसे कन्विंस कर दो कि वो एक काम के साथ दूसरा भी इंक्लूड करवा दे, तीसरा भी कर दे, चौथा भी, पांचवा भी, आपसे ऐड अप करता करता बता दे। अब हमने उसके ऊपर चीज़ें मुसल्लत नहीं कर देनी, हमने सिर्फ उसे पोलाइटली इंडिकेट करना होता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिजनेस में पढ़ाई जाती हैं आपको, कि अगर कोई बंदा कस्टमर आ रहा है तो आपने उसे कन्विंस कैसे करना है। वही मैं कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग कोई बिजनेस ही है, यहाँ पे भी आपने लोगों को कन्विंस ही करना होता है। हमारे अंदर हम लोग हैं
हमारे अंदर ना हम सबको जीतने का शौक होता है। आप में से कोई भी ऐसा क्लास में नहीं होगा जो कहेगा सर मुझे हारने का शौक है। किसी को भी हारने का शौक नहीं होता। चाहे छोटी सी छोटी बात हो जाए, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो जाए, आपको होता है कि हमारी बात ठीक हो, हम जीत जाए। चाहे कोई आर्ग्यूमेंट हो, चाहे कुछ है, आप सबको जीतने का शौक है, हम सबको जीतने का शौक होता है। यही फीलिंग्स को यूज करते करते आपने चीजों को अपसेल करना होता है। आप कहेंगे कि सर जीतने का शौक है, इससे कैसे अपसेलिंग होगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने उन्हें बताना है कि देखो दूसरे लोग जो है ना वो चीजों को ऐसे करते हैं, आपने ऐसा नहीं किया हुआ, आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह रहे हो। आपने उसके दिमाग में जब ये सिग्नल डाल दिया ना कि आप उनसे पीछे रह रहे हो क्योंकि आपकी वेबसाइट में इस चीज की कमी है, जबकि बाकियों में तो ये चीज होती है, तो उसके अंदर ये फीलिंग जनरेट होगी कि मैं बाकियों से पीछे नहीं रहना चाहता, मैं मेरे में भी ये होनी चाहिए। ठीक है, आप दुकान पे जाते हो ना दो चीजें पसंद कर लेते हो। वो आपको कहता है जो महंगी वाली चीज है ना, वो कहता है ये ज्यादा बिकती है, ये चीजें लोग तो बड़ी लेके जाते हैं और ऐसे पसंद करते हैं वगैरह। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जज्बा पैदा हो जाता है कि यार मुझे भी यही वाली चीज मिल जाए ना तो ज्यादा बेटर। आप उस चीज को खरीदने के लिए अपनी लिमिट को पुश करने के लिए तैयार हो जाते हो, अपने बजट को पुश करने के लिए तैयार हो जाते हो। यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि आपने भी उनके अंदर ये छोटी छोटी बातें हैं। हम खैर ये तो एक बात आपको बताइए, ऐसी बेतहाशा बातें हैं जो कि हमें कम्युनिकेशन में डालनी है, ताकि हम क्या कर सकें, उनके अंदर इस फीलिंग की मदद से अपसेल कर सकें। उसका लोगो अच्छा नहीं है, रिकमेंड करें कि आपकी ऐसी वेबसाइट है, ऐसा लोगो रिकमेंडेड होता है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो हम लोगो भी बनाते हैं, लोगो भी बना देते हैं। वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए तो हम कंटेंट भी लिखते हैं वगैरह वगैरह। आप हजार तरीके होते हैं चीज़ों को बढ़ाने के, अपसेलिंग करने के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने कम्युनिकेशन में ऐड करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि जो वेबसाइट वाली पे आया उसे ही वेबसाइट पे रखना है। अगर एक बंदा आ गया फॉर्म की मदद से तो हम उसे वेबसाइट पे भी ले जा सकते हैं, और हो सकता है हम उसे फॉर्म इतना अच्छा बना के दें कि अगली दफ़ा वो वेबसाइट का ऑर्डर हमें दे दे, कि हम उसका काम इतना अच्छा करें कि वो हमें अगली दफ़ा कोई और ऑर्डर दे दे। तो ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल होंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि हमने थोड़ा स्मार्टली भी मूव करना है। बिल्कुल ऐसे नहीं मूव, बच्चे बन के नहीं बैठ जाना कि सर जी वेबसाइट पे गिग बना ली, अब आएंगे तो ऐसे तो बैठे रहेंगे। फिर अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर करें ताकि जो भी आए वो रुक जाए एक दफ़ा। ठीक है, वो आपकी बात सुने, आप उसे अपनी बात प्रॉपर समझाओ और वो आपकी बात पे गौर भी करे और फिर आमादा भी हो जाए। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आमादा हो जाए, क्योंकि हर पर्सन की नेचर डिफरेंट होती है। हर कस्टमर चीज़ खरीद के नहीं जाता, बट काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो खरीद के चले जाते हैं। जी अनम शाहीन, आपका कैम ऑन है, अपना कैमरा ऑफ कर लें। अनम शाहीन, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इस स्मार्टली भी मूव करना है। कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा काम नहीं करवाता तो 5 मिनट का काम है या 10 मिनट का काम है, वो तो करवा रहा है ना, तो वो भी करके देना है और कोशिश करनी है कि बढ़ा भी दें। ठीक है, बट बड़े पोलाइट मैनर के अंदर, ताकि हमारी बात उसे कन्विंसिंग लगे। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। एक और चीज़ है जी, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अब हमने वर्डप्रेस की बात तो की है, अब वर्डप्रेस में दो वेरिएंट है, एक wordpress.org और एक wordpress.com। ये देखिए, wordpress.com पे एक अलग चीज़ नज़र आती है आपको, wordpress.org पे एक अलग है। आप लोगों का असाइनमेंट समझ लें या घर का टास्क कर लें,
आपने ये डिफरेंस करके आना है कि wordpress.org के अंदर और wordpress.com के अंदर क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस करके आना है कि wordpress.com, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। wordpress.com और wordpress.org के अंदर क्या फ़र्क है, आखिर इन ये क्या दो चीज़ें क्या आती हैं। ठीक है जी, इसका फ़र्क आप लोगों ने देख के आना है कि क्या फ़र्क होता है और हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे, कौन सा हमें अप्रोच अच्छी है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन करनी है। आज हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन ही करेंगे, कल से हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे अपने पास, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे। अगर कोई लाइव भी करना चाहता है, लाइव भी देखिए, अगर आपको घरेलू इन्वायरमेंट के अंदर काम करना आ गया ना, तो आपको लाइव भी आ जाए। मैं आपको साथ साथ लाइव वेबसाइट भी दिखाता रहूँगा कि देखें, ये जैसे ये वेबसाइट है या ये वेबसाइट है, तो हम देखते रहेंगे कि अगर इस पे लाइव, जो कि इस टाइम किसी वेब होस्टिंग पे पड़ी हुई है, वहाँ पे भी काम करना आसान है और हम अपने लोकल एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी इसकी मदद से भी काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्रेडेंशियल नहीं लगे हुए, मैं लगा लूँगा कि हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं, और अगर हमारे लोकल एनवायरनमेंट में भी काम हो तो हम वहाँ से भी काम करवा सकते हैं। क्योंकि दोनों के अंदर सिर्फ हमने काम करना सीखना है कि काम करना कैसे है। वही बात जो मैं आपको पहले भी कहता होता हूँ कि लोकल एनवायरनमेंट और ग्लोबल एनवायरनमेंट ऐसे ही है कि अगर आप घर के अंदर एक काम करने की प्रैक्टिस कर लेते हो, उसे सीख लेते हो, बाहर जाके भी आप वो काम कर सकते हो। बस एनवायरनमेंट बदलेगा, जगह बदलेगी, काम नहीं बदलेगा, काम वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप वर्डप्रेस को अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर मैनेज करना, यूज़ करना, इस्तेमाल करना सीख जाते हो, तो आप ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर लाइव उसके ऊपर काम कर सकोगे कि कैसे कर। ठीक है, तो कल आप लोगों ने जो मेजर चीज़ है वो wordpress.org और wordpress.com के अंदर सारे जो डिफरेंसेस हैं वो देख के आने के क्या फ़र्क होता है और हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं और बेहतर कौन सा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है, तो इस पे काम करें इंशाल्लाह, बाकी हम कल करेंगे। आज मेरा गला भी जो है 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो ये थोड़ा ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम जो है ना वर्डप्रेस स्टार्ट करके और काम को थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप कर लेंगे। तो अभी आप ये करें, इंशाल्लाह कल जो है हम इसका इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो फ़िलहाल यहीं पे क्लोज़ कर